क्लास करने वाले हैं वो क्लास पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारणवश, जैसे कि आपका जो हमने बताया था कि हमने पीसी को चेंज किया है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कतें चल रही थी, इस वजह से आपका इसमें हुआ। और फिर उसमें माइक भी सेट नहीं हो रहा था, तो बहुत सारी दिक्कतें थी, वो हमने रिसॉल्व करी हैं। तो अभी चलते हैं, चलिए सीधे बात करते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, मैं मॉक टेस्ट करना था, ये वाली क्लास पे हम लोग मैं मॉक टेस्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट दे चुका हूँ करने के लिए। आप लोगों ने किया था या नहीं किया था मुझे तो नहीं पता, लेकिन नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रखा हुआ है और टाइम है भी नहीं बर्बाद करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम रह गया आपके अपने पेपर में, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर इज 70 इज, तो आपको क्या करना है, एक मिनट, तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है आपका ए इंटू बी। 30 को ए मान लीजिए और 70 को बी मान लीजिए, मतलब 30 को ए मान लीजिए और 70 को बी मान लीजिए। तो डायरेक्टली हम लोग रख देंगे इसकी जगह पे, तो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ निकल जाएगा हमारा। तो 30 इंटू 70 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 30 इंटू 70 21 और डबल जीरो ये हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, figure show the graph of the polynomial fx a x square plus bx for which, अब आपसे पूछ रहा है ये किसके लिए सही है। देखिए, यहाँ पर पॉइंट पर काट रहा है और ये पॉइंट है ही है और ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से ए, अब देखिए इसमें क्या है, ये ऊपर की तरफ है, अब यानी कि जो पैराबोला है वो क्या है, ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि द पैराबोला रिप्रेजेंटेड अ पैराबोला ओपनिंग ओपनिंग अप अपवर्ड्स, क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कर रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो ए होगा वो बड़ा होगा आपके जीरो से, मतलब ए क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, ए बड़ा होगा। जितने भी ए जो जितने छोटे हैं, ए जीरो से कितना छोटा है, उस वो सारे ऑप्शंस काट दीजिए, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में हम लोग फंस जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम सी को या बी को किसी एक को चेक कर लेंगे। सी को या बी को एक को चेक कर लेंगे, तो फिर क्या करते हैं, हम बी को या सी को चेक कर लेते हैं। तो हम सी को चेक करेंगे तो बी वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नेम दे दिया पी। क्या दे दिया, पी। अब इस पी के क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, यहाँ से एक्स एक्सिस है, ये तो जीरो रहेगा, तो जीरो कॉमा वाई बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स जीरो कॉमा वाई बनेंगे। तो आपका क्या है, जो ये जो दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, तो यहाँ से वाई कितना आएगा, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो हो गया, प्लस जीरो प्लस सी, तो वाई बराबर कितना आ गया, सी। तो डायरेक्टली हो जाएगा आपका, ये जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा सी हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो सी है वो भी बड़ा होगा जीरो से, सी क्या होगा, बड़ा होगा जीरो से। तो आपका कौन सा सी वाला ऑप्शन, यानी कि डी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, तो बस केवल ए वाला ऑप्शन बचा है, तो वो सही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये पैरेलल लाइंस वाला आ गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे रखी हुई है दो, तो इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके ये बताना है कि ये आपके पास में सॉल्यूशन है या नहीं इनका। तो इसके लिए देखिए क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। देखिए कैसे चेक कर लेते हैं, आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकेंड मान लेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन का हम क्या कर देंगे, ए वन एक्स
प्लस B2 y प्लस C1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। B2 नहीं होगा यहाँ पर, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, ये होगा आपका V1, ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन से क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, V1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 और C1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक। इसके बाद में इसके जो कर देंगे A2x प्लस B2y प्लस के C2 बराबर 0, इससे कंपैरिजन कर देंगे तो ये A2 की वैल्यू आ गई आपकी -3, B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 और C2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब कंडीशंस अब आपको देखना पड़ेगा कि यानी कि ये किस किस के बराबर है, तो डायरेक्टली A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अब इसमें क्या है, इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, अगर इक्वल आ गई तो इसमें क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं जा करके, तो उसमें क्या आ जाएगा आपके पास में सॉल्यूशन होगा। क्या होगा एग्जैक्टली सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, लेकिन नहीं होगा तो कैसे करेंगे, देखिए अब पहले इनको क्या है बराबर देख लीजिए, A1 की वैल्यू 1 है अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल्स टू B1 की वैल्यू कितनी है 2 और B2 की -6 इक्वल्स टू 5/1, ठीक। इससे इसको क्रॉस कर देंगे तो कितना बचेगा 1/3 हो जाएगा, तो डायरेक्टली कितना आ रहा है आपका 1/3 माइनस के इक्वल्स टू -1/3 इक्वल्स टू 5/1, ठीक। नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी, ये वाली कंडीशन बन जाएगी, और ये वाली कंडीशन क्या रिप्रेजेंट करती है, पैरेलल लाइंस को, किसको रिप्रेजेंट करती है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, किसको करती है रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस को, तो पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करती है तो उनकी कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन वाली, कौन सी वाली होती है, नो सॉल्यूशन वाली, ध्यान रखिएगा, ठीक। नो सॉल्यूशन मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा जो मैंने आपको बोला था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये फोर्थ वाला है, तो इसमें क्या है भाई आपका, इसमें ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या है फर्स्ट और सेकंड वाले में देखना है, देखिए फर्स्ट वाले में क्या बनेगी, अब देखिए जो मैथ ओलंपियाड में 2020 में कर रहा है एनिमल प्लांट से है, तो इसमें डंकीज की साइड से ओके ठीक है, ये कह रहा है वन ऑफ देम मेड मिस्टेक ऑन दिस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में बोल रहा है, ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट टर्म में बोल रहा है, एंड गॉट द रूट्स ऑफ 5 and 9, ठीक है ना, एंड अनोदर, इसको हमने मान लिया अल्फा और इसको मान लिया बीटा, ध्यान रखिएगा। फिर अनोदर वन कमिटेड ऑफ द एरर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब वो कह रहा है एक्स के कोफिशिएंट में तो तो प्राप्त करता है वो अल्फा एंड बीटा कितना करता है 12 और 14, तो आपकी देखिए फॉर्मूला होता है आपका, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा डॉट बीटा, यही होता है बराबर 0 होता है, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, फर्स्ट वाले की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए इसने बोला है 5 and 9, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के, देखिए के क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो के बराबर हमने 1 रख लिया, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 5 और 9 कितने हो गए 5 और 9 14 एक्स और प्लस के 45 इक्वल्स टू 0। इसके बाद में सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में 12 और 16 हो जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 16x और प्लस के 45 कितना हो जाएगा 12 चौक 48 48 इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें से क्या करना है आपको इक्वल देखना, देखिए यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आएगा ही आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2 है नहीं आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर है इसमें, यानी कि दो ये तो क्रॉस हो गए। अब इसमें एक्स स्क्वायर था इसमें एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर माइनस के 14 है और 16 है, दोनों में से कोई दिख रहा है 14 दिख रहा है, इसी को आंसर लगा दीजिए, काम खत्म, ये हो गया काम खत्म इसका, ठीक है ना, तो ये वाला आपका ठीक रहेगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। आपको देखिए कॉमन डिफरेंस को हम हिंदी में बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं, सारवंतर, ठीक। ऑफ एन एपी, एपी मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन विच ए 18, तो यहाँ से ए 18 माइनस के ए 14 इक्वल्स टू 32, यानी से एनवे पदों का जो योग होता है टर्म्स ऑफ ए, टर्म्स ऑफ ए या एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन दे रखी है ए 18 माइनस के ए 14 इक्वल्स टू कितना है 32। यहाँ पर जो 18 है और यहाँ पर 14 है, ये क्या है, n की वैल्यू है, क्या है, n की वैल्यूज है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस एन, एन कितना है 18 माइनस के 1 इंटू डी, और यहाँ से माइनस लगा देंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 14 माइनस के 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना 32। ए से एक क्रॉस हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, इसमें कितना 17 डी और माइनस के 13 डी इक्वल्स टू 32 हो गया। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 4d इक्वल्स टू 32। ये कितने टाइम कटेगा, 8 टाइम कटेगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d इक्वल्स टू कितना आ गया 8। ध्यान रखिए, ये हो गया आपका आंसर, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये ए सी डी वाला है, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या है, हमें एक क्या लेना है, देखिए ABCD is a rectangle whose three vertex are B 4,0, C 4,3, D 4,0,3, ठीक है ना। देन आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द वन ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि उसके एक डायगोनल की क्या है लेंथ ज्ञात करना। देखिए आपको एक रेक्टेंगल मतलब एक आयत दे रखा है जिसके तीन शीर्षों के क्या है कोऑर्डिनेट्स दे रखे हुए हैं, यानी कि क्या है कोऑर्डिनेट्स दे रखे हुए हैं। उन कोऑर्डिनेट्स से आपको क्या करना है, दो कोई बिंदु लेने हैं, उनमें से आपको डायगोनल की बतानी है लेंथ, यानी कि डायगोनल कितना लंबा होगा या कितनी दूरी होगी उन दोनों की। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या है आपको एक किसकी जरूरत पड़ेगी, रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी। तो पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं एक, ठीक है, रेक्टेंगल बना लेते हैं, शेप्स ले लेते हैं, शेप्स में से रेक्टेंगल उठा लिया। अरे ये तो कुछ अलग ही है भाई, ये रेक्टेंगल नहीं है, तो रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। ये रहा रेक्टेंगल, ठीक, ये ले लिया हमने रेक्टेंगल, ठीक, रेक्टेंगल ले लिया। अब इस पे क्या है, इस वाले पॉइंट को हमने ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया और इसको डी दे दिया। ए के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, वी के है 4,0, 4,0। सी के कितने हैं आपके 4,3, 4,3, और डी के कितने हैं 0,3, 0,3। अब देखिए किसी भी एक पार्टिकुलर रेक्टेंगल के दो आपके क्या होते हैं डायगोनल होते हैं, कितने हैं, टू डायगोनल्स होते हैं, एक तो ए और सी और एक बी सी, मतलब ए और सी ये वाला डायगोनल, और ये वाला डायगोनल कौन सा होता है आपका बी एंड सी। आपके डायगोनल्स कितने होते हैं, डायगोनल्स कितने होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो कितने होते हैं, देखिए दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ए सी और एक होता है बी सी, ठीक, मतलब बी डी, सॉरी कौन सा होता है बी डी, ठीक है ना। तो इसमें हमें ए के कोऑर्डिनेट दे नहीं रखे हैं, ए और सी मतलब ए सी के दे रखे हैं, ए के नहीं दे रखे हैं, तो इस वाले को हम नहीं निकालेंगे। बी और डी, बी के भी दे रखे हैं और सी के भी दे रखे हैं, तो इससे हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब दो पॉइंट दे रखे हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है आपका अंडर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है।
भाई यही होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में, देखिए ये होता है x1, ये होता है y1, ये होगा x2, ये होगा y2। चाहे इसको x1 मान लीजिए, चाहे इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, y2 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक में तो जीरो आना ही आना है, तो डायरेक्टली मैं रख देता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा आपका 60 प्लस के 9 कितना हो गया, अंडर डी इक्वल्स टू अंडर रूट में 25, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक, आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही है। देखिए ये कुछ नहीं है, उसने जिसने ये पीडीएफ बनाया था उसने स्क्रीनशॉट लेकर के उसको चिपका दिया है और कुछ नहीं, लिखा नहीं है। देखिए इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइडेड इन द लाइन सेगमेंट, रेखाखंड को क्या है जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी एंड बी सी ए, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए एंड बी, उसमें से बोला है तो आपके जो सेगमेंट हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट्स को, क्या कर रहे हैं पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, मतलब आपको रेशियोज ज्ञात करने हैं, क्या करने हैं, रेशियो, ये जो रेशियो है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए मान के चलिए एक रेखा खंड है आपका ए बी, ठीक, ए के कोऑर्डिनेट है 3,6, बी के कोऑर्डिनेट आपके -12, -3, ठीक है ना, -12, -3, कितनी बात समझ में आ गई? आई होप सो कि आपको समझ में आ ही गया हो भाई। कितनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहाँ पर उसने बोला है कि ये कोई बीच में कोई पॉइंट ले लिया, इसको हमने दे दिया पी पॉइंट नेम, क्या दे दिया, पी पॉइंट नेम दे दिया। तो इसने बोला है डज एक्स एक्सिस है, अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यूं करके जाएगा तो ये एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर बीच में पॉइंट ले लेता है पी, इस पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे x,0, क्योंकि वाई हमें दे रखा नहीं है, उसने बोला है एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो x,0 हो जाएगा। तो आपको जो लाइन सेगमेंट है उसके इस वाले पॉइंट के आपको क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों की दूरियों के रेशियोज आपको ज्ञात करने हैं, ठीक, मतलब इनका जो बीच में जो ये पॉइंट है ये कितना कैसे है वो एडजस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बात करनी है, ठीक है ना। आपके देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। देखिए आपका फॉर्मूला होता है x,0 p, वैसे फॉर्मूला होता है x,y इक्वल्स टू होता है यहाँ पर लिख देता हूँ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन प्लस m2, ठीक, कॉमा ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस y की 0 दे रखी है तो 0 के बराबर ले लेंगे, तो मतलब या तो ये वाला पोर्शन ले लीजिए या ये वाला पोर्शन ले लीजिए, दोनों के लिए सेम ही आएगा। तो हम क्या लेंगे, y वाले पोर्शन को ले लेंगे, क्योंकि 0 दे रखा है, x हमें भगाना है, तो डायरेक्टली y वाले पोर्शन को ले लेते हैं। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, ये m1 y मतलब y2 की वैल्यू कितनी है इसमें, -3, -3 इंटू m1 प्लस m2 की वैल्यू पता नहीं है, y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, सॉरी 6 है, अपॉन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, इसका क्या है 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये 0 इक्वल्स टू हो जाएगा -3 m1 प्लस m2 इंटू 6। तो डायरेक्टली m3 के यानी कि 3m1 कितना हो जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m1 इक्वल्स टू हो जाएगा m2 इंटू 6।
3 से इसको 2 टाइम काट देंगे तो ये हो जाएगा m इसके नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा m1/m2 इक्वल्स टू 2/1। तो इसका रेशियो कितना बना, m1/m2, कितना रेशियो बनना है, 2/1। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलें फिर सीधे नेक्स्ट दूसरे वाले आंसर की मतलब क्वेश्चन की तरफ चलिए चलते हैं। ये हो गया। अब 8वां प्रश्न बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, 8वां प्रश्न बोल रहा है कि यानी कि इसमें आपको सही करना है, फाइंड द जॉइंट ऑफ द एक्सिस। देखिए, इन द फिगर फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल पी एंड एंगल आर। आपको एंगल पी और एंगल आर के मेजरमेंट्स बताने हैं। ठीक, मेजरमेंट्स बताने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ी सी सिमिलरिटी पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा। सिमिलरिटी पढ़ी है आप लोगों ने, क्वेश्चन एस एस क्राइटेरिया पढ़ा है, साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया, नहीं पढ़ा है, वेरी गुड, नहीं पढ़ा है, कोई बात ना, ना पढ़ो तो अब देख लेते हैं। देखिए, अब हम चले जाते हैं ट्रायंगल एबीसी में। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना होता है, 180 हो जाता है। मतलब तीनों कोणों का योग, इस वाले कोण में हम ले गए, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो डायरेक्टली कितना है, ए कितना दे रखा है, दे नहीं रखा है, तो ए निकालना है। इक्वल्स टू प्लस के बी, बी कितना है 30 और सी कितना है 20 इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस के 50 इक्वल्स टू ए एंगल इक्वल्स टू हो गया आपका 30, 130 हो गया। कितना आ गया, 130 हो गया। ठीक है ना, ए वाला जो एंगल है ये वाला एंगल 130 हो गया। कितना हो गया, 130 हो गया। 130 हो गया है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, ये वाला एंगल और ये वाला मतलब एंगल ए, डायरेक्टली एंगल ए इक्वल्स टू है एंगल क्यू के। क्या है, एंगल ए क्या है, इक्वल है एंगल क्यू के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड क्यू आर पी, इन दोनों में चले गए तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू। मतलब ए बी क्या है, ये ए बी है, वो इसके अपॉन में आ जाएगा क्यू आर के, किसके, क्यू आर के, इस वाली लाइन के। ठीक है ना, और पी क्यू आर के में ए सी आ जाएगा, क्योंकि ये जो क्या है, इसके क्या है, रेशियोज दे रखे हुए हैं। क्या दे रखे हैं, रेशियोज दे रखे हुए हैं। तो आगे ले लेते हैं दूसरा। तो ये हो जाएगा 45/5 इक्वल्स टू हो जाएगा 63/7। तो अगर हम इनको क्रॉस करेंगे तो डायरेक्टली कितना है, 9/1 इक्वल्स टू 9/1। मतलब रेशियो क्या है, सेम आ गया। क्या आ गया, रेशियो क्या है, सेम आ रहा है, वो अलग से ही दिख रहा है। देखिए ये 5 है, 5 से हम अगर 45 में डिवाइड देंगे तो 9 टाइम चला जाएगा, 7 से देंगे तो ये भी 9 टाइम चला जाएगा। मतलब ये क्या है, रेशियोज है। क्या है, रेशियोज है। तो रेशियोज हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, तो ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, सर्वांग सम होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, किसके, ट्रायंगल क्यू आर पी के। ठीक, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। सिमिलरिटी पड़ी होगी ना, सिमिलर होगा, मतलब क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसा होगा, सिमिलर होगा। किससे होगा सिमिलर, साइड एंगल साइड से। किससे होगा, साइड एंगल साइड से। मतलब देखिए, एंगल तो भाई सेम ही होता है, एंगल जो होता है सेम ही होता है।
लेकिन साइड्स में क्या है, रेशियोज दे रखे होते हैं। क्या दे रखे होते हैं? रेशियोज दे रखे हैं। मतलब ये जो पी क्यू पी है या पी क्यू है, वो क्या है, ए बी के साइड के इक्वल, मतलब इसके सॉरी क्यू आर जो है ए बी के साइड के रेशियो पर है, यानी कि 5 का क्या है, मल्टीपल है उसमें, ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, कोण ए इक्वल्स टू कोण क्यू, ठीक। तो कोण बी इक्वल्स टू कोण आर हो जाएगा, मतलब कोण सी इक्वल्स टू कोण पी हो जाएगा। मतलब भाई सीधी सी बात है, साइड एंगल साइड से वो कर रहा है, क्राइटेरिया पूरे दे रहा है, तो भाई जो सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो मतलब बी वाला एंगल कितना था आपका, बी वाला जो एंगल था वो था आपका, बी वाला एंगल था 30 और सी वाला एंगल था 20। तो आपका जो कोण पी कितना हो जाएगा, कोण पी कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और कोण आर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही है। ये वाला जो पी वाला है वो तो हो जाएगा 20 और आर कितना हो जाएगा, 30, ध्यान रखिएगा। चलिए, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये दे रखा है 9 वाला, 9 वाला क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंट है भाई। देखिए वो कह रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट द ओ। मतलब आपको क्या करना है, देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है, मतलब एक फिगर दे रखा है जिसमें पी क्यू क्या है, एक जीवा है। क्या है, जीवा, सॉरी स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है ऑफ द सर्कल सेंटर ऑफ ए ओ। मतलब ए क्या है, ओ जो सेंटर है जिसका, मतलब एक वृत्त दे रखा है उसका सेंटर ओ है और उसकी एक टेंजेंट है पी क्यू। क्या है, क्यू क्या है, टेंजेंट है। और इफ एंगल ए ओ बी, एंगल जो ए ओ बी है वो कितना है, 95 है। कितना है, 95 है। द मेजर ऑफ ए बी क्यू, आपको क्या करना है, ए बी क्यू को ज्ञात करना है। ए बी क्यू मतलब ये वाला जो एंगल है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए थोड़ा सा मशक्कत कर लेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा कुरेद लेते हैं इसको, ठीक है ना। ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, मतलब ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी इक्वल्स टू क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस है। कैसी है, रेडियस है। ये और ये क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ध्यान रखिएगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू ए। नाउ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल कितना आ जाएगा, 95 दे रखा है, 95 ये लिख दिया, 95 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180। मतलब तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि इन इन द ट्रायंगल, यानी कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, जो क्या कौन सी होती है प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 95 इधर चला जाएगा, 180 माइनस 95 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 95 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 95 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 बचा। कितना बचेगा, 85। अब 2 से इसको हम क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 42.5। कितना हो गया, 42.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 42.5। ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सेम है, 42 एंगल आ गया।
कितना आ गया, 42 एंगल आ गया। ठीक, अब हम चलते हैं, अब देखिए जो ट्रायंगल ये है एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, मतलब एंगल ए बी ओ, ए बी ओ इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री है। बिकॉज, क्योंकि, मतलब किस वजह से है, एंगल बिटवीन बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री, कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो 90 हो जाएगा। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, देखिए एंगल ओ बी ए, ओ बी ए प्लस एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू मतलब यहाँ क्यू बी ए, क्यू ए बी क्यू कर लीजिए, ए बी क्यू कर लीजिए, इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर कितना है, ए वी क्यू, मतलब इसकी जो वैल्यू है ओ वी ए, ओ वी ए, इसकी वैल्यू कितनी है, 42, 45, सॉरी 42.5 है, कितनी है 42.5 प्लस के ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ए बी क्यू कितना आ जाएगा आपका, 90 माइनस के 42.5 इक्वल्स टू कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 47.5 आपका आंसर हो जाएगा। 47.25 मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 वाला क्वेश्चन बोल रहा है ये, देखिए इन अ सर्कल inscribed in a triangle ABC have AB, मतलब AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, CA इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, टचिंग साइड्स एट D E F respectively, then AD प्लस BE प्लस CF आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, फाइंड आउट करना है। देखिए एक ट्राइंगल है, मतलब एक सर्कल है जो एक ABC है, उसके अंदर रखा हुआ है, इंस्क्राइब मतलब क्या है, उसके अंदर बना हुआ है, जो सर्कल है वो साइड्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, डी ई एफ, डी ई एफ पॉइंट्स पर टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, डी वी पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक। तो आपको क्या करना है, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसने बोला है ए बी बराबर तो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ए बी बराबर कितना है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 10 है, कितनी है 10, बी सी कितनी है 12 है, और सी ए कितनी है 28 है। द फाइंड द टच ऑफ द साइड्स ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली, तो आपको क्या करना है भाई, एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, ठीक, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये टोटल लेंथ दे रखी है आपको 10, ये टोटल लेंथ दे रखी है आपको कितनी 12, और ये लेंथ दे रखी है 12, मतलब आपको 28, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक, y प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और इसको मान लेंगे x प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, नाउ एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 28,
ठीक, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, इक्वल्स टू हो रहा है आपका 25। कितना आ रहा है, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, इससे इसको हम कर देंगे डिवाइड, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 25। कितना हो गया 25, आंसर हो गया ये, क्योंकि देखिए उसने पूछा है एडी, एडी ए और डी, मतलब ये वाली लेंथ एडी एक्स, बीई, बीई ये है वाई, और फिर सी एफ कितनी है जेड, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही पूछा था, ये आपका आंसर आ गया, ये रहा, ठीक। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब कौन सा वाला क्वेश्चन है, मतलब इसका बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न दे रखा है आपको, ये रहा। अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ ये। 11वां प्रश्न दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और बता दो, ये दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा। अब आप इसमें कर क्या सकते हैं, चलिए देखिए, अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, इसको ऐसे ही रख देते हैं 1 प्लस, 1 मिनट यार ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर होता है, कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर अल्फा -1, ये होता है फॉर्मूला। तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले को रख देंगे, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा, ये क्या है, ये रखेंगे। अभी थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस, इसमें क्या है, इसकी जो फॉर्मूला होता है, मतलब इसका, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस वाले फॉर्मूले से इसको खोल दें, तो ये हो जाएगा कोसेक अल्फा +1 और कोसेक अल्फा -1 अपॉन, दे रखा है 1 प्लस कोसेक अल्फा, तो ये एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा -1, 1 से 1 कट जाएगा, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा कोसेक अल्फा, ये हो गया आपका आंसर, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन दे रखा है 12वां, कॉट मतलब कॉस 4/5, देन टेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, मतलब टेन थीटा बराबर क्या होगा। देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है उस तरीके से कीजिए तो ही बेटर रहेगा। ट्रायंगल बना लें। अब मुझे ये बताइए कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर दे रखा है आपको 4/5, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसी में से निकाला है हमने, P/H। अब इसको मान लिया ए बी सी, थीटा एंगल ये हो गया, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस कितना हो जाएगा 4 और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5, तो परपेंडिकुलर कितना निकलेगा 3, कितना निकलेगा 3। अब देखिए निकाल के बता देता हूँ कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बराबर कितना हो जाएगा आपका, एच कितना है 5, 5 का 25 और माइनस है 4 का 16, ठीक। तो डायरेक्टली पी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 9, तो डायरेक्टली पी बराबर कितना आ गया 3,
निकल आया 3। अब उसने पूछा क्या है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना आ गया 3 और बेस कितना आ गया 4, तो 3/4, 3/4 मतलब ए वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। ऐसे आपको निकालना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है, a ladder makes an angle of 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या है, 60 डिग्री बोल रहा है, विद द ग्राउंड व्हेन द प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, मतलब एक जो वॉल खड़ी हुई है उसके अगेंस्ट में क्या है, एक एंगल बनता है। मतलब मान के चल लीजिए ये वॉल खड़ी हुई है, एक मिनट सीधी लाइन खींचूं, ये क्या है, वॉल खड़ी हुई है, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट में यहाँ पर आपको 60 डिग्री का एंगल बन जाता है, ये जो है एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। ऐसे बोल रहा है, इफ द फुट फुट ऑफ द लैडर इज 20 मीटर अवे, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दे रखी है वो 2 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। फिर उसने बोला है अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से यहाँ पर कितना है, 2 मीटर दे रखी है। देन द लेंथ ऑफ द लेजर, लेजर इन मीटर, आपको क्या करना है, लेजर की मीटर ज्ञात करनी है, मतलब लेजर की जो लेंथ है वो ज्ञात करनी है। ये जो लेजर है मतलब ये जो वॉल है, इससे सटा करके यहाँ पर रखा हुआ है ये लेजर, तो यानी कि लेडर, तो इसकी आपको लेंथ ज्ञात करनी है, यानी कि इसको हमने x मान लिया, x बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको हमें फाइंड आउट करना है। मतलब इसको मैं दे देता हूँ, इसको मैंने ओ दे दिया पॉइंट, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया, मतलब आपको ए बी आपको ज्ञात करना है, क्या करना है, ए बी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। चलिए अब इसमें क्या करें, क्या करें, क्या करें, किससे करें, किससे करें, ये एंगल दे रखा है हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, या तो कॉस लगा दीजिए या सेक लगा दीजिए, या तो कॉस लगा दीजिए या सेक लगा दीजिए। एक काम करते हैं, दोनों से कर देते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस 60 हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, एक मिनट, कॉस 60 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स, 2/x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 मीटर, कितना आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा, ये हो गया, ये तो भाई हो गया कॉस से। अब हमें निकालना है सेक से, दिखा देता हूँ आपको, सेक भी लगा सकते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए सेक थीटा बराबर होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, मतलब सेक 60 हो जाएगा इक्वल्स टू h(x/2), ये कितना हो जाएगा, सेक 60 की वैल्यू 2/1 इक्वल्स टू x/2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, यहाँ से भी ये निकलेगा, यहाँ से भी ये निकलेगा। तो आप इसमें क्या है, रेशियोज अगर आप फाइंड करना सीख गए तो इसमें कुछ नहीं है, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस के जो सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ज्यादा सरल होते हैं, बस थोड़ा सा आपको क्या है, रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए, मतलब अब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होता है, इसके लिए एक शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये होती है इंग्लिश वालों के लिए, लाल बट्टे कक्का होती है आपकी हिंदी वालों के लिए, ठीक है ना, आप दोनों ये रख सकते हैं, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, ये परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, ये होता है भाई सेम।
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ 14 वाला है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर आर्क ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर इफ √3 इक्वल्स टू 1.73 यानी 732, देन द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आपको क्या करना है, सर्कल का सेंटर फॉर्मूला ज्ञात करना है। क्या करना है, फॉर्मूला ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए मान के चलिए ये आपका क्या है, सर्कल है। ये पॉइंट दे रखा है, यहां से ये लगा दिया हमने यहाँ, ये आर्क लगा हुआ है, ये 120 दे रखा हुआ है। अब यहां से ये पॉइंट मिला हुआ है, ये दे रखा है आपका सेगमेंट। क्या दे रखा है, सेगमेंट दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इस वाले एरिया का ज्ञात करना है। ज्ञात करना है एरिया। तो इसके एरिया के लिए फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस के आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इसके लिए ज्ञात कर लीजिएगा फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है आर्क सेगमेंट के लिए है। आर्क सेगमेंट के लिए फॉर्मूला होता है, किसके लिए होता है, आर्क सेगमेंट एरिया के लिए फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिएगा, इस वाले फॉर्मूले को याद रखिएगा, आर्क सेगमेंट फॉर्म के लिए होता है। तो जो हमने लिखा था उसमें क्या है, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। पाई अपॉन 2 यानी कि 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 120 अपॉन 136, कितना हो जाएगा 360। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। 360 दे रखा है, 120 दे रखा है, 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है। अब क्या है, बाकी का आर स्क्वायर मतलब 14 हो जाएगा कितना, माइनस के 14 इंटू 14 और इंटू साइन 60 है, तो साइन 120 बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू कॉस 120/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना है 14 यानी कि कॉमन ले लीजिए या फिर कुछ कर लीजिए, जो जैसे अच्छा लगे आपको। अभी फिलहाल हम ये कर लेते हैं, इससे इसको क्रॉस कर दिया, 2 टाइम कट गया, इससे ये 0, 12 12 36, 3 बार कट गया। अब ये हो गया, तो चलिए 22 इंटू 2 इंटू 14 बट्टे कितना बच रहा है 3। ठीक, और तो कुछ नहीं दिख रहा ना, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 2 से ये 7 टाइम चला गया, ये 2 से, सॉरी गलत कर दिया हमने, ये नहीं जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 60 टाइम, ये 2 से चला जाएगा 60 टाइम, यानी कि से साइन साइड बचेगा, ये कॉस साइड बचेगा। साइन और कॉस का तो ध्यान ही नहीं दे पाया, यहाँ पर ये क्या है, माइनस में है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गया। तो साइन साइड की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू √3/2 हो जाएगा, इंटू, और cos साइड की वैल्यू कितनी होती है, cos साइड की वैल्यू 1/2 होती है। अब कट जाएगा, ये 7 टाइम, ये 7 टाइम। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा ये, 70 √3/2 यानी कि ये हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14/3 माइनस 17, 49 √3, इतना हो गया। इसके नीचे 1 मान लीजिए तो कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम आ गया 3, ये हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14 और माइनस के 49 √3 इंटू 3। ठीक, अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम यूज करेंगे भाई अपने मोबाइल का कैलकुलेटर। ठीक,
आप लोग भी कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, लेकिन बोर्ड में नहीं जरूरत पड़े। बोर्ड में के लिए आप लोग जल्दी जल्दी इंटू करना सीख लीजिए, ठीक है। प्लस, सॉरी, इंटू 2 इंटू 14, वंस ये हो गया आपका 616 माइनस के 49 रूट रूट 3 की 1.632 होते 49 इंटू 1.732 1.732 इंटू 3, यानी कि 254.604 अपॉन कितना हो जाएगा 3 माइनस 616 इक्वल्स टू 361.396 अपॉन 3 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, डिवाइड 3, ये हो जाएगा 120, समथिंग जो हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 0046, ये आ गया इसका आंसर। ठीक, क्या आ गया आंसर, इतना आ गया 120.46, ये आंसर आ गया। ठीक है, यही आंसर होगा आपका। हाँ, 1 to 120 के समथिंग, मतलब ये वाला आंसर आपका सही हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मतलब ये वाला जो आंसर होगा वही सही हो जाएगा। ठीक है ना, 4 6 है, बस इसमें 5 जोड़ना है, मतलब एक आध दो पॉइंट आगे पीछे जा सकता है। मैंने किससे किया है? हाँ सही है, यही आंसर रहेगा। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये कह रहा है अ पेंडुलम 15 वाला है। अ पेंडुलम swings through a angle of 30 centimeter and decrease the arc of 8.8 centimeter length. Find the length of the pendulum. पेंडुलम की लेंथ ज्ञात करनी है आपको। क्या करनी है? लेंथ ज्ञात करनी है। पेंडुलम होता है लोलक। क्या होता है? लोलक। ठीक, देखिए, मान लीजिए ये हो गया आपका, इस पॉइंट से यहाँ पर एक पेंडुलम लटका हुआ है। ये क्या है? स्विंग कर रहा है, कभी इधर कभी उधर। ठीक है ना, कभी इधर कभी उधर। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, देखिए, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम इक्वल्स टू हो जाएगा रेडियस, रेडियस ऑफ अ सेक्टर, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, सर्कल, ये हो जाएगा। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है? आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 ब्रैकेट में 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सेक्टर, यानी कि जो सेक्टर, यानी कि ये आर्क की जो लेंथ दे रखी है, यही क्या हो जाएगी? 8.85 मीटर, यही इसके बराबर हो जाएगी। आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस के हिसाब से चलेंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। और आपको थीटा एंगल कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर, तो इसमें थीटा की वैल्यू रख दीजिए 2 पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 रख देंगे इसमें, इंटू आर हमें फाइंड करना है, तो आर ये की यूं छोड़ दीजिए, 8.85, इतना आ गया। अब इसमें क्या है? थोड़ी सी बस गुणा भाग जोड़ घटाए कर दीजिए, इससे ये काट दीजिए, इससे ये कितने बार कट गया आपका? कट गया आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार। ये कितने बार कट गया? 6 बार। और ये इससे 11 से काट देंगे, तो 11 दूनी 22, और ये 11 से कट गया कितने बार? 1.1 बार। ठीक है ना, अब ये 6 काट देंगे, यानी इससे इसको काट देंगे, 2 एकम 2, और ये कट जाएगा 3 टाइम 3,
7 21, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 21, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 2, 21 और 2 23, यानी कि 23.1। कुछ गलत कर दिया क्या हमने? 1 मिनट, ये इससे कट जाएगा, 3 × 3 = 3 × 6, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 3 बार, ये कट जाएगा, 11 से कटा 2 बार, 11 से 8 कटेगा 0.8 बार, 0.8 बार कटेगा, सॉरी यहाँ पर गलती कर दी हमने, 0.8 बार कटेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 0.8 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ पर 0.8 बचे, ठीक। तो 21 अट्ठे 21 एम 21 दूनी 42, 21 की यात्रा से 168 हो जाएगा, 168, ये हो गया आंसर। कैसे पता चला भाई? कैलकुलेटर से इंटू कर लिया, और क्या कर लिया, ठीक है। चलिए, 8 एक हमारा 8 दूनी 16, या डायरेक्टली इंटू कर लीजिए, 168, आर कितना आ गया 168 आ गया, ठीक है ना, ध्यान रखिए, ये हो गया आपका आंसर। चलिए भाई, मैं तो कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तो भाई पेपर में बैठा नहीं हूँ, इस वजह से। तो आप लोग बस मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए जल्दी से, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब ये हो जाएगा आपका 16 वाला, ये बोल रहा है अ डाई इज थ्रो अ डाई इज थ्रो वंस, मतलब एक डाइस होता है, वो एक बार फेंका जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ऑफ इवन नंबर इज, अब आपको प्रोबेबिलिटी याद करनी है, इवन नंबर कितने बार आएगा, प्रोबेबिलिटी कितने बार आएगा, ये आपको ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, अब मुझे एक डाइस होता है, जो डाइस होता है उसमें मुझे बताइए टोटल आउटकम कितने होते हैं, टोटल आउटकम कितने होते हैं 6, कितने होते हैं 6, और इवन आउटकम कितने होते हैं, इवन होते हैं 0, 2, 4, 6, ये इवन होते हैं। और ऑड कितने होते हैं 1, 5 और 3, ये होते हैं, मतलब ये 3 होते हैं, ये भी 3 होते हैं, तो हमें केवल इवन वाले लेने हैं, तो 3 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, इवन नंबर की जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम अपॉन मतलब अ, यानी कि इवन नंबर अपॉन टोटल आउटकम हो जाएगा, यानी कि जो भी हमें ऊपर लेना होता है वो क्या लेते हैं हम, कम वाले नंबर, यानी कि जो हमसे पूछा जाता है, गेट करना होता है, यानी कि गेटिंग इवन नंबर्स हो जाएगा यहाँ पर। तो इवन नंबर 3 है, अपॉन टोटल आउटकम कितनी है, ये टोटल आउटकम दे रखा है, अपॉन टोटल आउटकम मतलब 6, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 आंसर हो गया। 1/2 कितना दे रखा है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है, आउटकम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब एक और क्वेश्चन है इसके बाद में, देखिए 17 वाला कह रहा है 3 रोटन एग्स आर मिक्स्ड विद 12 गुड्स 1, मतलब आपके 3 खराब जो एग्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं 12 सही में, ठीक है ना, 12 सही में। 1 एग चूजन एट रैंडम, मतलब एक कोई रैंडम तरीके से एक एग को चूज कर लेता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ चूजिंग द रोटेन एग इज, आपको क्या है, जो खराब जो एग है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, यानी कि सही वाले मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको चूज करने की, मतलब उसमें से अगर उसने चूज किया होगा तो सही वाला चूज किया है या गलत वाला यूज किया है, ये प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना आपको बतानी है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे पॉसिबल वैल्यू पर। अभी हमने जो आपका जो रोटेन एक्स है उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी,
यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, पॉसिबिलिटीज, यानी कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी हो जाएंगी, मतलब 3 एग है, रोटेन है, तो 3 ही पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। नंबर ऑफ पॉसिबल आउट कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। और टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी, टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी, 3 + 12 = 50। मतलब 12 एग ये है और 3 एग ये है, मतलब ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी कितनी होगी, मतलब यानी कि जो पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी, मतलब 3/15, यही तो हो जाएगी, 3/15। तो 3 से ये कटे जाएगा तो 1/5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मतलब सीधी सी बात है, अब उसने बोला है 3 एग आपके क्या है, खराब दे रखे हैं, अगर वो 3 एग बीच में से कहीं से भी आ जाएगा तो उसमें से एक उठा सकते हैं ना, 1/5 का रेशियो रहेगा पॉसिबिलिटीज में। ठीक है ना, मतलब 5 आपके एग क्या है, सही है, तो एक एग क्या है, खराब होगा, उसमें से भाई 1/5 का रेशियो चलेगा। ठीक, ये होती है पॉसिबिलिटीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 हो गए, 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द मार्क्स ऑफ ऑब्टेन 80 स्टूडेंट ऑन द टेस्ट। अब इसमें से क्या है, आपको मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो द मॉडल ऑफ द क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब आपको इसमें से बताना है कि 80% मार्क्स किस में मिले हैं। तो आपको क्या है, क्लास ये दे रखी है <60 एंड <60, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, <60 वाला। ठीक, चलिए। एक मिनट, ये कुछ गलत लग रहा है। 27। चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। थोड़ी सी इसमें थोड़ी दिक्कत लग रही है मुझे क्वेश्चन में। अभी फिलहाल नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये वाला जो असर्शंस वाले होते हैं इनमें थोड़ी दिक्कत होती है। इनमें बस थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, आपको फाइंड करना होता है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, इसमें अ पीस ऑफ द क्लॉथ ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ द कंप्लीटली कवर्ड द सॉलिड ऑब्जेक्ट। आपको जो सॉलिड ऑब्जेक्ट दे रखा है, एक जो क्लॉथ है वो पूरे तरीके से ढक लेता है, ठीक है ना। द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ द हेमीस्फेयर एंड द कोन ऑफ सराउंडेड ऑन इट। यानी कि एक हेमीस्फेयर और कोन बना लेता है चारों तरफ, ठीक है ना। इफ द कॉमन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, उसकी जो कॉमन रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 1 सेंटीमीटर, और आपकी जो कोन की हाइट है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी हुई है। तो उसका जो एरिया है, वो जो क्लॉथ का जो एरिया है वो 63.39 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आपको क्या है, अब उसने बोला है रीजन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2πr है। क्या है, 2πr, ये फॉर्मूला होता है हेमीस्फेयर के एरिया का। तो आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि ये दोनों सही हैं या गलत हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यानी कि ये जो ऑप्शंस होते हैं इनको कैसे करेंगे। आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं, दोनों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेक करें। चलिए हेमीस्फेयर का वो निकाल लेते हैं। इसमें जो दे रखा है देखिए, ये दे रखा है आपको, कॉमन रेडियस कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको 1 मीटर क्या दे रखा है, कौन की हाइट दे रखी है, और ये एरिया दे रखा है। तो नाउ सरफेस ऑफ एरिया, फर्स्ट वाले में ये सरफेस ऑफ एरिया निकाल लेते हैं, 2πr² निकल जाएगा, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 2 × 20 22/7 इंटू
कितना हो जाएगा आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक, इससे एक 7 कट जाएगा तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा आपका 200 यानी कि 44 इंटू 7 यानी कि 308, 308 मीटर। ठीक, स्क्वायर इतना आ गया, ये इतना आ गया, मतलब सरफेस एरिया तो भाई इतना आ रहा है। ठीक है ना, सरफेस एरिया इतना आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको यूज करके, इसको यूज करके आपको सेकंड वाली लेंथ को ज्ञात करना है। मतलब सरफेस एरिया क्या करना है, लेंथ ज्ञात करना है। यानी कि ये जो निकला है ना, वो आपका जो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया है, और आपके जो कौन का सरफेस यानी कि कर्व्ड एरिया है, क्या है, कर्व्ड एरिया है, कौन का जो एरिया है कर्व वाला, उसका योग यानी कि टोटल कितना आना चाहिए, 463 463.39 आना चाहिए। ठीक है ना, इतना आना चाहिए, तब भाई आएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर लगा लीजिए। ठीक है ना, अब इतनी बात समझ में आ गई, ये सेंटीमीटर में। तो अब क्या करना चाहिए हमें, अब क्या करना चाहिए, देखिए उसके लिए हमें, देखिए जैसे मान के चलिए एक ये क्या है, हेमीस्फेयर। एक मिनट, ये मैं क्या बना रहा था पता नहीं, भूल जाओ। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से स्लैंट हाइट निकाल लेंगे कौन की, क्या निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, तिर्यक रेखा निकाल लेंगे। ठीक है ना, तिर्यक जो ऊंचा होती है, तो स्लैंट हाइट मतलब एल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, एच कितनी दे रखी है, 1, कितनी दे रखी है 1, और हाइट कितनी दे रखी है आपकी, 1 दे रखी है, और रेडियस कितनी है 7, तो 49 और प्लस के 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 50, कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 मीटर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, 50 मीटर हो जाएगा। ये भी मीटर दे रखी है, ये भी मीटर दे रखी है, तो यहाँ पर भी मीटर ही होगा भाई। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझने के बाद में सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ कोन, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू हो जाता है पाई आर एल। पाई आर एल होता है सरफेस एरिया, होता है जो एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल होता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला करके सॉल्व कर लीजिए, 22/7 इंटू हो जाएगा 7 इंटू √50। इससे इसको क्रॉस कर दिया तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 50, मतलब कितना हो जाएगा 22 √50। अब यानी कि √50 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। √50 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आपको √10 मतलब कितना कर सकते हैं, 2 इंटू 50 कर लीजिए, 5 √2 हो जाएगा ये, मतलब कितना हो जाएगा 22 इंटू, ये हो जाएगा 25 इंटू 2, 50 को हम कर देंगे 25 इंटू 2 कर देंगे, कितना कर देंगे 25 इंटू, ये 5 आगे निकल जाएगा तो 2 बचेगा इसमें। तो 2 की कितनी वैल्यू होती है 1.414 होती है, कितनी होती है 2 1, मतलब 5 इंटू 1.414 हो जाती है ये। इनको आप क्या आपस में इंटू करेंगे तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 155.9 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना, 39 के समथिंग आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने तो इंटू कर लिया उससे। अब क्या करना है, इन दोनों का जो योग है हो जाएगा, मतलब इस वाले सरफेस एरिया 308 और 55.39 का ऐड करना है। कितना करना है, ऐड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, जो क्लॉथ का जो एरिया है, मतलब क्लॉथ है, वो कितना निकल जाएगा आपका, वो बताना है 308 प्लस 155.39 इक्वल्स टू कितना हो रहा है आपका 463.39 मीटर, यही हो रहा है। ठीक है ना, तो मतलब ये क्या है, दोनों को ऐड कर करके सही हो रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, both A and R true and R is not correct of the explanation are, नहीं नहीं, आपका क्या है
करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20 वाला। अब 20 वाले में क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है सम ऑफ आर, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर इज इन एपी इज गिवन एज द फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू 2n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला दे रखा है, आपको क्या करना है, सम ऑफ टर्म्स याद करने हैं, 15 टर्म्स की वैल्यू याद करनी है। चलिए इसको भी कर लेते हैं भाई, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा गलत दे रखा हुआ है यार, ये तो गलत दे रखा हुआ है। चलिए यहाँ से ही आ गया तुम्हारा, ये फॉर्मूला गलत दे रखा है। एस एन वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। मतलब ए वाला क्या है, बोथ ए एंड बी आर इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये वाला तो करेक्ट नहीं है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला सही हो जाएगा, डायरेक्ट बात खत्म। आर फॉल्स, ए ट्रू तो है ही नहीं, ए फॉल्स है, इसमें ये दोनों तो सही नहीं होंगे, तो ये वाला भी सही नहीं है, ये वाला भी सही है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, चलिए तो ये वाली चीजें आपको देखनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, और आगे का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे भाई, आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत टाइम हो गया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट जो आगे के जो सवाल हैं, जैसे 21 वाला जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। ये पार्ट फर्स्ट हो गया, अब चलते हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है।